अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इनकम टैक्स के ऊपर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन इसका है 15। इनकम फ्रॉम सैलरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो है वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उनको हमने जो है वो किस तरीके से जो है वो टैक्सेबल करना है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से हम मुराद लेंगे, उससे मुराद सेल परचेज ऑफ इनकम नहीं। मतलब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उससे जो इनकम हुई है वो वाली भी इनकम नहीं, बल्कि रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी से जो भी आपकी इनकम जो है वो रेंटल फॉर्म में आपके पास आएगी, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अकाउंट फॉर की जाएगी। ठीक होगी बात ये। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है 15, इसके अंदर हमने कौन सी इनकम लेनी है, जो रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी होगी। ठीक होगी बात ये। अब इस सेक्शन को हमने स्टार्ट कैसे करना है, छोटा सा सेक्शन है, आज ही इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपने क्या लेनी है कि आपने रेंट रिसीव या रिसीवेबल अगर होगा, रेंट रिसीव या रिसीवेबल, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। ठीक है जी। नंबर 1 ये हो गया आपके पास। मसलन आप ये कह लें कि एक आपके पास ये वाली रकम आ गई है रिसीव या रिसीवेबल, और सेकंड जो है वो आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट आ गया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने ले लेनी है। इनमें से जो हायर वैल्यू होगी, हायर विल बी टैक्सेबल, जो हायर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। आपने यहाँ पर वही दो कॉलम बना लेने हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर आपने इसको जो है वो मेंशन कर देना, जो हायर वैल्यू होगी। क्लियर होगी बात ये। तो सबसे पहले आपका जो है वो रेंट रिसीव या रिसीवेबल या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, नंबर 1 ये आ जाएगा। नंबर 2 इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जो आपकी गिफ्टेड प्रॉपर्टी होगी उसमें से जो आपकी रेंटल इनकम है वो भी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 ये दो चीजें आ गई। फिर आपने क्या करना है, यहां पर आपने ऐड करना है 110 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव। अनएडजस्टेड एडवांस जो आपको मिलेगा उसका 1/10 हिस्सा लेके आपने यहां पर ऐड करना है। इन केस नथिंग विल बी एडिड इन केस ऑफ ओपन प्लॉट। अगर ओपन प्लॉट होगा तो फिर ये ऐड नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले रेंटल इनकम ले ली, फिर आपने 110 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस, अनएडजस्टेड एडवांस जितना भी होगा, सपोज कीजिए उसकी रकम जो है वो आपके पास है 10,000, तो आपने उसका 1/10 हिस्सा लेके यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। 1/10 हिस्सा लेके यहाँ पर ऐड करना है। बात समझ आ गई कि सबसे पहले रेंटल इनकम, फिर अनएडजस्टेड एडवांस आ गया। क्लियर होगी बात ये। और फिर अनएडजस्टेड एडवांस में आपने ये याद रखना है कि इन केस ऑफ ओपन प्लॉट तो फिर कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर आपने कोई ओपन प्लॉट जो है वो किसी को रेंट पे दिया है तो फिर कोई भी चीज ऐड नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 जो इसके लिए पॉइंट आपने याद रखना वो ये, इन केस ऑफ न्यू टेनेंट फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। अगर कोई नया किराएदार है, पुराना किराएदार जा रहा है और नया किराएदार आ रहा है, तो उस सूरत में जो आपका फार्मूला होगा वो कुछ यूं होगा कि आपने क्या करना है, ओल्ड एडवांस, सॉरी न्यू एडवांस, न्यू
एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, कि जो पुराना किराएदार था उसने जितने साल वो प्रॉपर्टी यूज की है उतने साल से आपने उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, जो बाकी रकम आपके पास बचेगी उसका जो है वो फिर आपने 1/10 हिस्सा लेके जो है वो यहाँ पर फिर आउटर कॉलम में अमाउंट लेके जानी है। बात समझ आ गई कि अगर आपका जो है वो कोई नया किराएदार आ रहा है, पुराना किराएदार जो है वो आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है और अब नया किराएदार आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि जो नया एडवांस होगा उसमें से ओल्ड एडवांस माइनस करना है। लेकिन कैसे कि पहले उस ओल्ड एडवांस को 10 से डिवाइड करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड, के जो पुराना जो किराएदार था उसने वो प्रॉपर्टी जितने साल यूज किए उतने साल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके जो बाकी रकम बचेगी वो टैक्सेबल होगी। मैं इसकी मिसाल आपको समझा देता हूं। फर्ज करें कि जो न्यू एडवांस है वो हमारे पास है 40,000, ओल्ड एडवांस था हमारे पास 30,000 और प्रॉपर्टी हमारी जो यूज हुई है वो 3 ईयर्स तक यूज हुई है, 3 सालों तक इस्तेमाल हुई है। तो अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे 40,000 न्यू एडवांस माइनस 30,000 ओल्ड एडवांस डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इससे डिवाइड करके तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9,000। ठीक होगी बात। 40,000 में से ये 9,000 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो बाकी रकम बची 31,000। इस 31,000 को 10 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इधर आपने जो है वो लिख देना है। ठीक होगी बात ये कि जब आपका कोई नया किराएदार आ रहा है, पुराना किराएदार छोड़ के जा रहा है और नया किराएदार आ रहा है, तो आपने न्यू एडवांस में से ओल्ड एडवांस माइनस कर लेना है, लेकिन उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करके कि उसको 10 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉपर्टी यूज और फिर उसका 1/10 हिस्सा लेके जो है वो हम ऐड करेंगे। तो ये इसका तरीकेकार होगा। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद यहां पर जो है वो नेक्स्ट जो चीज ऐड होगी वो है forfeited amount of token money। फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी से मुराद कि वो अमाउंट टोकन मनी की ऐसी अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया था। आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो टोकन मनी होती है वो एडवांस पे की जाती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो वो जो टोकन मनी है वो मालिक की है, ठीक है, वो जो क्लाइंट को जो है वो जो बायर है उसको वो वापस नहीं मिलेगी। तो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी वो इसमें जो है वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है। नंबर सेकंड जो है थर्ड सेकंड ये होगी, थर्ड आपकी हो जाएगी साइनिंग अमाउंट एट द टाइम, साइनिंग अमाउंट फ्रॉम टेनेंट। जो किराएदार से हम जो है वो साइनिंग के वक्त जो अमाउंट रिसीव करेंगे वो यहां पर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो कौन कौन सी 3 चीजें ऐड होगी? एक आपकी जो है वो 1/10 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस, दूसरी फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी और तीसरी साइनिंग अमाउंट ऑफ फ्रॉम टेनेंट। साइनिंग अमाउंट फ्रॉम टेनेंट, किराएदार से जब हम एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उस वक्त जो रकम उससे हम एडवांस रिसीव करेंगे वो यहां पर आ जाएगी, मतलब जो फर्स्ट रेंट रिसीव करते हैं। और उसके बाद जो है वो यहां से 3 चीजें माइनस होंगी। नंबर फर्स्ट यूटिलिटीज चार्जेस, वो यहां से माइनस होंगे। नंबर सेकंड जो है वो रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये माइनस होगा। और लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो कौन कौन सी 3 चीजें माइनस होंगी? फर्स्ट जो है वो आपके यूटिलिटी चार्जेस जितने भी हैं वो माइनस होंगे।
नंबर 1 जो है वो ये माइनस होगा, नंबर 2 जो है वो आपका रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग माइनस होगा, और नंबर 3 जो है वो लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आपको कोई लॉस हुआ है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा। तो जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे, ठीक है जी, ये मतलब तीनों चीजें यहाँ से जो है वो आप लेस कर लेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद इसको हम कहेंगे रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इसको हम RCT भी कहते हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये आपकी जो है वो अमाउंट ऑफ रेंट आ जाएगी जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन इसको आपने अपनी टोटल इनकम में ऐड नहीं करना। मसलन इसका जो आंसर होगा वो यहीं पर आपने जो है वो इसी कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में। आउटर कॉलम में कोई भी रकम नहीं जाएगी, आउटर कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी, इनर कॉलम में सारी जो है वो ये वर्किंग होनी है, ठीक है। और इसके आगे फिर जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स आपका आएगा, इसके आगे जो है वो आप मेंशन कर देंगे कि ये जी टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक, टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक, ठीक है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो इसका समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उस पर शेप हम यूएपी का फार्मूला लगाते हैं तो उसके बाद ये वाला जो है वो सेपरेट ब्लॉक का टैक्स जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो हेड था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, कि सबसे पहले आपने जो है वो रेंट रिसीव ले लिया, जितनी अमाउंट है रेंट रिसीव की वो लिखेंगे, फिर इसमें इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी साथ में आ जाएगी। देन जो है वो आपने ये तीन चीजें ऐड करनी है। फर्स्ट 110 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव, तो वो इसमें आज ऐड हो जाएगा। अगर वो एडवांस ओपन प्लॉट का है तो फिर कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर जो है वो न्यू किराएदार है और पुराना किराएदार छोड़ के जा रहा है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा कि न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस, उसको 10 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉपर्टी यूज्ड, और उसके बाद 450 अमाउंट ऑफ टोकन मनी और साइनिंग अमाउंट फ्रॉम टेनेंट जो है वो ये इसमें जो है वो ऐड हो जाएंगे। और ये तीन चीजें माइनस होंगी, यूटिलिटी चार्जेस, रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, और जो है वो लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द टैक्स है। तो बाकी आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। इसको आपने जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में, सेपरेट ब्लॉक में जाके जो है वो क्या करना है, टैक्सेबल करना है। अगर आपकी इनकम जो है वो प्रॉपर्टी इनकम जो है वो 2 लाख से एक्सीड करेगी तो उस सूरत में जो है वो इसका एक पूरा जो है वो मतलब टेबल है जो हम स्टडी करेंगे। उस टेबल के अंदर इसकी जो है वो अमाउंट्स गिवन है कि किस अमाउंट पर 2 लाख से मिनिमम वैल्यू है कि 2 लाख से ऊपर जो होगी उसके ऊपर जो है वो अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये आपका छोटा सा ऐड था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, ठीक है। आई होप कि ये सारा जो है वो क्लियर हो गया आपको। अगर कोई क्वेश्चन हुआ वो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो अगला हेड है वो इनकम फ्रॉम जो है वो बिजनेस का है, कल इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई चीज़ पूछनी हुई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।